मैं कृष्ण दयाल सहकाचार्य राजकीय तासी कन्या बदल होंगे। आज हम संघीय सभा की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित प्रत्येक राष्ट्र में केंद्रीय विधानमंडल होता है, जो देश की संसद होती है, देश की व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका की समझ से हिदायत का निर्णय संसद के द्वारा लेता है। यद्यपि देश की व्यवस्थापिका होती है, उसे विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को अमेरिकी कांग्रेस, जापान के केंद्रीय विधानमंडल को नाइट और ब्रिटिश केंद्रीय विधानमंडल संसद के नाम से संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार से 1848 में जिस स्विस संविधान का निर्माण किया गया था, उस स्विस संविधान के द्वारा संघीय सभा कुछ देश की व्यवस्थापिका थी, वर्तमान में उसे संघीय संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश संसद की भांति, अमेरिकी संसद की भांति स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्थापिका होती है वह द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात उसके दो सदन होते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार से संघीय सभा के दो सदन होते हैं, यथा प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा यह संघीय सभा का निम्न और प्रथम सदन माना जाता है। सीनेट यह संघीय सभा का द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। स्विस संविधान के द्वारा शासन के तीनों ही अंगों में व्यवस्थापिका को अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। देश की जो कार्यपालिका होती है, जिसे संघीय परिषद के नाम से संबोधित किया जाता है, इसे संघीय परिषद कहा जाता है, और देश का संघीय जो न्यायाधिकरण होता है वह संघीय सभा के अधीन होता है। ब्रिटिश संसद की भांति संघीय सभा इतना अधिक प्रभुत्व संस्था नहीं होती है, अर्थात विधायी क्षेत्र में उसे अनन्याधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विधेयक निर्माण के क्षेत्र में संघीय सभा के द्वारा मनमाने ढंग से कानून का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। फिर भी स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है कि जहां तक स्विस जनता और कैंटोन के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जहां तक स्विस जनता के अधिकार, जन्म संग्रह और लोकतंत्र के जो अधिकार जो प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के अधिकार में वायलेशन नहीं होता है, तो वहां तक संघीय सभा को विधायी क्षेत्र में, विधेयक निर्माण के क्षेत्र में अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से एक बहुल कार्यपालिका व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से यहां पर संघीय सभा के दो सदन होते हैं, जिनको समान स्थिति प्रदान की गई, समान संख्या प्रदान की गई है। वैसे तो विधायी क्षेत्र में संघीय सभा को अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन ब्रिटिश संसद की भांति वह इतना अधिक प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं होती है। अर्थात इसकी जो अधिक शक्तिशाली स्थितियां होने का जो किया गया है, ब्रिटिश संसद की भांति प्रभुत्व संपन्न नहीं होती है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में कांग्रेस संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा चुनौती नहीं की जा सकती है। अर्थात ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानून की व्यवस्था था कि जांच किसी व्यक्ति संस्था के द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्विट्जरलैंड में आंशिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। कहने का यह है कि संघीय सभा के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यूं कह सकते हैं, केंद्र की सरकार के द्वारा निर्मित किसी भी कानून की व्यवस्था की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। फिर भी ब्रिटिश संसद की अगर संप्रभुता के साथ बात की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि वह ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली सदन नहीं होता है, क्योंकि संघीय सभा की शक्तियों को बहुत सरकार की व्यवस्था की गई है। नंबर 1, स्विस संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय शासन पद्धति को अपनाया जाने का और देश में कठोर संविधान होता है। इस प्रकार से कहना था कि सामान्य कानून निर्माण की विधि के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। उन देशों में इस प्रकार का संविधान कठोर संविधान कहा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद के द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर
संघीय सभा के अधिकार नहीं दिए गए। कहने वाला यह है कि संघीय सभा के द्वारा जिस विधि से जिस प्रक्रिया से काम ले जाते हैं उसी विधि को अपने संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ की संघीय सभा की जो शक्ति को सुनिश्चित करने की डिमांड जो किया है सीमित होती है, उसी शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सीमित कर दिया गया है। उसका पहला कारण है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रसंगीकरण और कठोर संविधान के कारण, और दूसरा यह है कि जनरल संघ है और आरंभ के कारण भी अंतिम जो शक्ति होती है जनता में नहीं होती है। अर्थात चाहे जनता के द्वारा किसी भी विधेयक के संबंध में अगर जनरल संघ की मांग की जाती है या नहीं की जाती है, उसका कुछ सरकार के विधेयक होते हैं जिनको जनरल संघ के लिए जनता के पास विषय भेजा जाता है और जनता का अधिकार होता है कि वो चाहे तो उस प्रकार के विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जनरल संघ के द्वारा जिस विधेयक को जनता के द्वारा रिफ्यूज किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो विधेयक से ही रद्द हो जाते हैं। इसलिए यहाँ की संघीय सभा संपूर्ण नहीं होती है, शक्तिशाली नहीं होती है। इसके शक्ति के जो सीमित होने के कारण दो ही कारण है, एक तो संघात्मक शासन पद्धति के कारण और दूसरा कठोर संविधान, और तीसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है जनरल संघ है और आरंभ के कारण अंतिम शक्ति जनता में मानी गई है। अब बात करते हैं इनकी रचना। प्रतिनिधि सभा संघीय सभा का प्रथम और निम्न सदन माना जाता है। वर्तमान समय में संघीय सभा की कुल संख्या 200 होती है। ये सभी सदस्य प्रत्यक्ष से देश के मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। कहने का मतलब है कि कैंडिडेटों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिन कैंडिडेटों की विशाल जनसंख्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है, उनके द्वारा प्रतिनिधि सभा में अधिक प्रतिनिधि दिए जाते हैं। लेकिन जो लघु जनसंख्या वाले राज्य होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनका भी कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य भेजा जाता है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए इसका योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 वह है स्वीकृत नागरिक को, अर्थात उसे मत देने और बनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी योग्यता की बात करते हैं कि वह कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात वह 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के लिए होने वाले चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तीसरी योग्यता है कि वह सब सरकार के अधीन किसी भी लाभप्रद कार्य न हो, अर्थात वह चर्च या पॉफ या पादरी या कर्मचारी होने का न हो, इस कार्य के जो होते हैं। दूसरी बात यह है, अगली बात की जाती है कि वह एक से अधिक साल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ये कार्य होनी चाहिए। वह सिविल नागरिक को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संघ सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पत्र कार्य न हो, अर्थात वह पादरी के पत्र कार्य नहीं होना चाहिए। इस कार्य के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहने वाला यह था कि प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष से देश से मताधिकार के आधार पर कैंडिडेट के द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य मिल जाता है। जो विशाल जनसंख्या वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके द्वारा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उन्हें अधिक प्रतिनिधि प्राप्त होता है। बात करते हैं कार्यक्रम। प्रतिनिधि सभा के संसद कार्यक्रम का 4 वर्ष होता है। जब भी देश के संविधान में पूर्ण संशोधन कर दिया जाता है, तो संघीय सभा को जो प्रति सभा होती है, इसको 4 वर्ष से पहले ही कर दिया जाता है और दोबारा सभा होते जाते हैं। अब बात करते हैं गणपूर्ति की बात करते हैं। गणपूर्ति मतलब यह है कि सदन में वह न्यूनतम सदस्य की उपस्थिति जिसके बाद सदन के कामकाज को नहीं निपटाया जा सकता है। सदन में गणपूर्ति का आवश्यक यही है कि कम से कम उतने सदस्य सदन के कामकाज को निपटाने के लिए उपस्थित होने चाहिए। सिविल संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि कुल सदन के सदस्य का बहुमत उसकी गणपूर्ति मानी गई है। अब बात करते हैं सीनेट। यह है ब्रिटिश संसद की भांति संघीय सभा का द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। सीनेट में कुल सदस्य संख्या 46 होती है। योग्यताएं वही होती है कि वह कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सिविल का नागरिक हो, अर्थात इसे बदलने का अधिकार होना चाहिए, वह सरकारी लाभ के पर कार्यरत न हो, वह किसी भी चर्च के पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। सरकार की योग्यताएं में तमाम रखी गई है। लेकिन जो पूर्ण कैंडिडेट होते हैं, उनके द्वारा सीनेट में 2 प्रतिनिधि दिए जाते हैं। लगभग 20 पूर्ण कैंडिडेट होते हैं। इस प्रकार से 20 कैंडिडेट के द्वारा 40
धीरे जाते हैं। लेकिन जो अर्थ कैंडिडेट होते हैं उनके द्वारा कम से कम एक पीढ़ी अवश्य भेजा जाता है। इस प्रकार से 6 अर्थ कैंडिडेट होते हैं। तो उनके जो सीनेट की संख्या 46 होती है, 46 होती है। सीनेट के सभी सदस्य कैंडिडेटों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक माना जाता है। अर्थात कुछ सदस्य 1 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके स्थान पर कैंडिडेटों के द्वारा पुनः निर्वाचित किया जाता है, और कुछ का सदस्य होता है जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। 4 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन कैबिनेट ने कहा कि जब संविधान में संशोधन से संबंधित अगर पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, अर्थात देश के संविधान में पूर्ण संशोधन कर देता है, तो संघीय सभा के पूर्ण सदन को भंग कर देता है और देश में दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। बात करते हैं गणपूर्ति की बात करते हैं तो गणपूर्ति का मतलब इसी प्रकार से प्रतिनिधि सभा की जो गणपूर्ति होती है उसी प्रकार से सीनेट के सदस्य का बहुमत कुल सदस्य होते हैं, उनके बहुमत की उपस्थिति को याद रखा जाता है, वही गणपूर्ति मानी जाती है। इनके जो अधिवेशन होते हैं शासन होते हैं, नियमित रूप से अधिवेशन होते हैं और सभी प्रकार के विधायी क्षेत्र में समान स्थितियों को प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं संघीय सभा की शक्ति पर करेंगे। आज के